हेलो साथियों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम सेट 10 यानी 10वां सेट होम साइंस का होम साइंस का आज हम पढ़ा रहे हैं। और हम आप लोगों को इससे पहले भी बताए हैं कि हम लगातार 28 ऑब्जेक्टिव का 10 सेट कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद फिर हम आपका दूसरा सेट लेकर के आएंगे। बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट निकलेगा, उस मॉडल सेट के सेट पर आधारित हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। इसलिए कि आपके लिए हमारा एक प्रयास है कि आप 90 प्लस मार्क्स लेकर के आए। वो कैसे लेकर के आए, तो हम उसके लिए एक संकल्प लिए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन सेट कराया जाए, जिससे हम आपके मार्क्स पर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होने पर ये कर सकते फोकस कर सकते हैं, जिससे कि आप काफ़ी बेहतर मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे आज 10 सेट यानी 28 ऑब्जेक्टिव का आखिरी सेट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस सेट में भी है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जो हमारे इस चैनल में नए हैं, तो पिछले हमारे द्वारा पढ़ाए गए 9 सेट को ज़रूर आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप पिछले जो पढ़ाए गए 9 सेट जो हमने वीडियो बना करके पोस्ट किए अपने नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में, तो वहाँ आप जा कर के प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देखें, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव कम्प्लीटली तैयारी हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, है ना। तमाम ऑब्जेक्टिव आप सोच सकते हैं कि लगभग 200 ऑब्जेक्टिव इस सेट को लेकर के 280 ऑब्जेक्टिव यानी लगभग 300 ऑब्जेक्टिव आपका कम्प्लीटली पक्का हो जाएगा, ताकि आपका नंबर बेहतर से बेहतर हो सके। चलिए शुरू करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला नंबर में क्या है, तो कहता है कि पहला नंबर में आपका शुरू है 12 वर्ष की आयु। कहता है पहला क्वेश्चन में कि 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं। 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, तो कहते हैं वयसंधि, पूर्ण बाल्यावस्था या शेष अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं वयसंधि कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वयसंधि। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 12 वर्ष की आयु को वयसंधि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर का। कहता है कि बच्चों के सामाजिक विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है ना। बच्चों के सामाजिक विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं पारिवारिक वातावरण, बी में कह रहा है दोस्तों का, सी में कह रहा है पास पड़ोस का, और डी यानी डी नंबर में कह रहा है पाठशाला का। तो आप लोग बिल्कुल बखूबी जानते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे आपके पास ही रहते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब वो दोस्तों के पास जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव होता है। सर्वाधिक पारिवारिक वातावरण। किसका? सर्वाधिक पारिवारिक वातावरण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला 3 नंबर में है। कहता है अतिसार किसके द्वारा होता है। अतिसार एक प्रकार की बीमारी है। वो बीमारी किसके द्वारा होता है, यानी कहता है कि विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, या विवरियो कोमा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, कहते हैं कि जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा अतिसार बीमारी उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। अगला है 4 नंबर में कह रहा है कि गर्भ अवस्था में, कह रहा है कि गर्भ अवस्था में रक्त किस तत्व की कमी हो जाती है। गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की, यानी रक्त क्या नहीं यानी ब्लड में किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि गर्भ अवस्था में जब महिला प्रेग्नेंट होती रहती है तो उसके ब्लड में किन चीज़ की कमी हो जाती है। कहते कि थायमीन की, कैल्शियम की, या नायसिन की, कैलोरी की। तो उस टाइम महिलाओं के अंदर में रक्त में क्या कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए उसको डॉक्टर कैल्शियम की गोलियां खाने के लिए सलाह देते हैं।
तो आप लोगों को सही समय पर सही सही भोजन करना चाहिए, वैसी महिलाओं का जो प्रेग्नेंट अवस्था में रहते हैं। या आप भी उसको सजेशन दे सकते हैं, सजा नहीं देना है बल्कि सजेशन दे सकते हैं, सजेस्ट दे सकते हैं आप भी उसको कि आपको इस तरीके का भोजन करना है ताकि आपके अंदर में भी तत्व की कमी ना हो, कैल्शियम की। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर में कह रहा है कि भोजन, 5 नंबर में क्या करें कि भोजन को छूने से पहले हाथ धोने चाहिए। भोजन को छूने से पहले हाथ धोना चाहिए। मिट्टी से, ये तो बिल्कुल गलत है। राख से, ये भी गलत है। उसके बाद साबुन तथा पानी से, ये लगता है कि सही होगा। उसके बाद घ नंबर करें केवल पानी से, तो केवल पानी से धोना तो चाहिए ही, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि साबुन तथा पानी से, साबुन तथा पानी से हाथ धोना चाहिए। किसे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। किसी हद तक केवल पानी से भी सही है, लेकिन साबुन जब मिल गया तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 6 नंबर में करें ISI मार्क होता है। क्या मार्क होता है? रेफ्रिजरेटर पर, जैम पर, रिफाइंड पर या मक्खन पर। तो किस पर होता है? तो कहता है कि रेफ्रिजरेटर पर ISI का मार्का होता है। किस पर? रेफ्रिजरेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए अगला है 7 नंबर में कह रहा है कि जल के माध्यम से मकाया गया भोजन, मकाया नहीं होगा ये, बिल्कुल क्या होगा? पकाया गया। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो इसलिए करें कि जल के माध्यम से पकाया गया भोजन कौन सा भोजन है? गरिष्ठ हो जाता है, पोषण युक्त नहीं होता है, सुपाच्य हो जाता है या अपाच्य हो जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कहता है कि जल के माध्यम से पकाया गया भोजन सुपाच्य हो जाता है। क्या हो जाता है? सुपाच्य हो जाता है ना, यानी इजीली डाइजेस्टेबल। यानी सुपाच्य का मतलब होता है बिल्कुल वो आसानी से पच जाता है। सुपाच्य का मतलब आसानी से पच जाता है, और अपाच्य का मतलब होता है नहीं पचने वाला। आप लोगों को पता है कि जब खाना खाते हैं अगर वो सही से नहीं पचता है तो आपके पेट में क्या होता है? गैस बनने लगता है। क्या बनने लगता है? गैस बनने लगता है, और मीठा मीठा दर्द भी होने लगता है ना। तो उससे बचने के लिए क्या होना चाहिए? सुपाच्य भोजन होना चाहिए हमारे लिए। चलिए अगला है 8 नंबर में कह रहा है कि दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब दूध को हम गर्म करते हैं तो 72 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री पर? 72 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करना चाहिए, जिससे कि हमारा दूध में जो बैक्टीरियाज है वो मर जाते हैं। तो कहता है दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। कब? हल्का गर्म करने पर नहीं, हल्का ठंडा करने पर, उबालने पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही होगा कि उबालने पर। जब 72 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करेंगे तो दूध अच्छा खासा गर्म हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? दूध खौलने लगता है। क्या होने लगता है? खौलने लगता है दूध। 100 डिग्री जब सेल्सियस अगर दूध गर्म हो गया तो उस टाइम क्या होगा? दूध उबलने लगता है। तब वो जाकर के ये पता चला कि दूध हमारा सही बिल्कुल गर्म हो चुका है। 9 नंबर में कह रहे हैं घी के धब्बे हैं। घी के धब्बे हैं, वनस्पतिक धब्बे, खनिज धब्बे ये नहीं हो सकता है, चिकनाई के धब्बे और प्राणीज धब्बे तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इसमें कह रहे हैं कि चिकनाई के धब्बे। घी में क्या होता है? चिकनाई के धब्बे होते हैं, इसलिए वो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है 9 नंबर में। 10 नंबर में कह रहे कठोर जल में साबुन के झाग। कठोर जल में साबुन के झाग नहीं बनता है, देरी से बनता है या शीघ्रता से बनता है, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है कि देरी से बनता है। कठोर जल में साबुन देरी से बनता है। कठोर जल क्या होता है इसके बारे में आपको हम अभी ऑब्जेक्टिव के लास्ट में बताएंगे कि कठोर जल कहते किसे हैं, कठोर जल कहते किसे हैं, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे।
क्योंकि ये 2 नंबर का अक्सर पूछता है। कितना नंबर का? 2 नंबर का। इसलिए वीडियो के आखिर तक आप लोग बने रहेंगे कि कठोर जल कहते किसे, यहाँ जो पूछा कठोर जल। तो अगला में हम बताएंगे कि कठोर जल किसे कहते हैं। 2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि कठोर जल किसे कहते हैं और हॉलमार्क से आप क्या समझते हैं इन 2 चीज़ों के बारे में। तो ज़रूर आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे। 11 नंबर में कह रहा है, अंधे बच्चे को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? अंधे बच्चे को ब्रेल विधि का, खेल विधि का, इतिहास विधि का, इनमें से कोई नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है। इतिहास विधि ये भी गलत है, खेल विधि ये भी गलत है। राइट आंसर ये है कि ब्रेल विधि से, यानी ब्रेल विधि से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, वो आसानी से पढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए अब 12 नंबर में कह रहे हैं, ICDS की स्थापना किस सन में हुआ था? ICDS का स्थापना किस सन में हुआ था? तो कहता है कि ICDS का स्थापना सन 1975 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? सन 1975 ईस्वी को ICDS का स्थापना हुआ था। चलिए अगला है कि 13 नंबर में कह रहे हैं, किशोर अवस्था में लड़कों को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? लड़कों को, लड़की की बात नहीं कर रहा कि किशोर अवस्था में जब वो बच्चे हैं, तो किशोर अवस्था क्या है कि 12 साल के बाद के बच्चों को किशोर अवस्था कहते हैं। तो उसको कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए? 2450 कैलोरी, 2200 कैलोरी, 2360 कैलोरी या 2010 कैलोरी। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों को जब किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसको 2450 कैलोरी चाहिए। कितना चाहिए? 2450। अगला है 14 नंबर का, कर अशुद्धियों के रूप में मक्खन में मिलाए जाते हैं। अशुद्धि यानी गंदगी के रूप में, यानी शुद्ध और अशुद्ध। मक्खन से अधिक छाछ का अवशेष, चिरमी का पाउडर, सिंघोड़े का आटा, अरारोट, इनमें से कौन सा चीज़ मिलाया जा रहा है? कहता है कि मक्खन से अधिक छाछ का विशेष अवशेष, यानी मक्खन जो होता है ना उसका अधिक छाछ भी एक तरह का अलग है, दूध से ही निकल आता है, लेकिन उसको मिला दिया जाता है ताकि घी, शुद्ध घी का कीमत ज़्यादा है और अशुद्ध का ज़्यादा कम कीमत है, तो मिला करके अच्छे रेट में बेचने के लिए वो मक्खन से अधिक छाछ का अवशेष उसमें मिला दिया जाता है। चलिए अगला है 15 नंबर में कह रहा है कि क्या है उसका अंदर। 15 नंबर में कह रहे हैं, मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है ना? मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मौद्रिक आय, बी में कह रहा है आत्मिक आय, सी में कह रहा है अप्रत्यक्ष आय और डी में कह रहा है वास्तविक आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा सही आंसर? मौद्रिक आय। मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? मौद्रिक आय। 16 नंबर में है, किसान विकास पत्र से पैसे निकाले जा सकते हैं कभी भी, समय से पहले, समय पूरा होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसान विकास पत्र से पैसे निकाले जा सकते हैं समय पूरा होने पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही होगा कि समय पूरा होने पर। कब? समय पूरा होने पर किसान विकास पत्र से पैसा निकाल सकते हैं। अगला 17 नंबर में कह रहा है कि डिज़ाइन के सिद्धांत हैं। डिजाइन के सिद्धांत है संतुलन, अनुपात, लय या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी इनके सभी आंसर है। डिज़ाइन के सिद्धांत है संतुलन, अनुपात, लय और ये सारा कुछ उसका सिद्धांत है। चलिए 18 नंबर में है, कहता है कीड़े से बनने वाले रेशे हैं रेशम, नायलॉन, ऊन, रेयॉन। आप लोग पहले ही पढ़े हैं कि रेशम जो धागा है वो रेशम कीट से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 19 नंबर में हमें सिलाए वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य वस्त्र, अंतः वस्त्र, बाह्य एवं अंतः वस्त्र, इनमें से सभी। तो 19 नंबर में क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बाह्य एवं अंतः वस्त्र, यानी क एवं खोब में जो ऑप्शन दिया है वो दोनों सही है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 20 नंबर में क्या कह रहा है कि क्षार युक्त कड़े साबुन से धोए जा सकते हैं सूती वस्त्र,
रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र या इनमें से सभी, तो उससे क्या धोए जाएंगे? सूती वस्त्र क्षार युक्त कड़े साबुन से धोए जा सकते हैं। 21 नंबर में करें, किन वस्त्रों को अर्धवार्षिक देखभाल की ज़रूरत है? कंबल को, दुपट्टा को, साड़ी को या कुर्ता को? तो इसका सही आंसर है कंबल को। अर्धवार्षिक यानी ये गर्मी सर्दी के मौसम में इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं, इसलिए इसको अर्धवार्षिक कहा जाता है। चलिए अगला है 22 नंबर में क्या कह रहा है? 22 नंबर में कह रहा है कि किस प्रकार के वस्त्र को ड्राई क्लीनिंग कराने की आवश्यकता नहीं होती? किस वस्त्र को? ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जूट का वस्त्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूट का वस्त्र को ड्राई क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती। ड्राई क्लीनिंग का अर्थ होता है यानी सूखा ही अवस्था में उसको हम साफ़ करना है। अगर हम उसको गीला करके अगर साफ़ करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए ड्राई क्लीनिंग यानी सूखा में ही उसको साफ़ किया जाता है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जूट का वस्त्र, सी नंबर। 22 नंबर में कर कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? क्या कार्य है? ऊर्जा प्रदान करना, रोगों को से लड़ना, शरीर निर्माण करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा प्रदान करना। 24 नंबर में कर विटामिन डी के स्रोत हैं, यानी विटामिन डी की प्राप्ति हमको कहाँ से होती है? तो आप लोगों को पता होता है कि विटामिन डी की प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चों को मॉर्निंग के टाइम में सर पर सरसों का तेल लगा करके उसको धूप में बैठते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश के पास बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? सूर्य की प्रकाश जहाँ आती है वहाँ हम उसको बैठा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उससे बच्चों को क्या होता है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी की प्राप्ति के लिए सूर्य की रोशनी यानी सूर्य के प्रकाश के पास बैठाना पड़ता है। चलिए अगला है 24 नंबर। ये आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। सुबह सुबह आप लोग धूप में टहला कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को भी धूप में, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो आप वहाँ और भी लेकर उसको बैठ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का 2/3 भाग जल है। हमारे शरीर का 2/3 भाग जल है। क्या सही कर? शरीर का 2/3, शरीर का चौथा भाग, शरीर का 1/3 भाग, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 26 नंबर का है ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। ट्रिपल एंटीजन किसको कहा जाता है? तो ट्रिपल एंटीजन कहते हैं डीपीटी को। किसको कहते हैं? डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। 27 नंबर में कह रहा है टेल्कम पाउडर एक पदार्थ है। टेल्कम जो पाउडर है वह क्या है? पदार्थ है। किसका? अवशोषक का यानी घोल का, रासायनिक का या फिर इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, यानी अवशोषक का। टेल्कम पाउडर एक पदार्थ है अवशोषक का। आखिरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कहता है विशेष विधि एवं विशेष प्रतिक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। क्या हटाया जाता है? अज्ञात दाग, घास के दाग या पसीने के दाग या खनिज के दाग? तो 28 नंबर में कह रहा है अज्ञात दाग। कौन दाग? ऑप्शन नंबर ए राइट है, विशेष विधि एवं विशेष प्रतिक्रिया के द्वारा हटाया जाता है अज्ञात दाग। तो दोस्तों इस तरह से आपका 28 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ और अब हम आपको 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं। अभी आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आपका 1-2 मिनट का और समय हम लेंगे क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव सवाल हमको पढ़ाना है। चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। कहता है तो कहता है कि कठोर जल किसे कहते हैं? हम एक क्वेश्चन आपको बताए थे कि कठोर जल किसे कहते हैं। कौन जल? कठोर जल किसे कहते हैं? कठोर जल किसे कहते हैं? तो उसको हम बताएंगे कि कठोर जल किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि कठोर जल हम कहते किसको हैं, है ना। ऑप्शन नंबर है, शॉर्ट आंसर है कि 2 नंबर का अक्सर पूछता है। कहता है कि कठोर जल पीने में अरुचिकर एवं खारा लगता है चूँकि जल शक्तिशाली घोलक है जिसके कारण विभिन्न प्रकार के तत्वों को अपने अंदर घोल लेता है। क्या कर लेता है? अपने अंदर वो घोल लेता है।
कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं, फलतः जल अशुद्ध एवं कठोर हो जाता है। कठोर जल में साबुन लगाने पर जल्दी झाग नहीं बनता है। कहता है कठोर जल पर अगर हम साबुन लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, जल्दी झाग नहीं बनेगा। झाग का मतलब क्या होता है, आप लोग जब साबुन को लगाने के बाद कपड़ा को रगड़ते हैं दोनों हाथों से तो उसमें झाग बनता है, जिसको फफूंदी के टाइप का जैसा लगता है। आप लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं वो समझ में आ गया होगा। क्योंकि जल में घुले लवण साबुन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, इसीलिए झाग नहीं बनते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, यानी कठोर जल किसे कहते हैं। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, इसको एक बार 2 बार सुन लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। कहता है कि कठोर जल पानी में अरुचिकर एवं खारा लगता है, चूँकि जल शक्तिशाली घोलक है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के तत्वों को अपने अंदर घोल लेता है। कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं, फलतः जल अशुद्ध एवं कठोर हो जाता है। कठोर जल में साबुन लगाने पर जल्दी झाग नहीं बनता है, क्योंकि जल में घुले लवण साबुन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। चलिए अगला दूसरा नंबर में क्या रहा है, हॉल। कहता है कि हॉल मार्क से आप क्या समझते हैं। तो चलिए बताते हैं कि हॉल मार्क क्या चीज़ है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब हम स्वर्ण आभूषण खरीदने जाते हैं तो हम सोने की शुद्धता सिर्फ आँखों से देखकर नहीं आँक सकते। अगर आपके पास सोना है, उसमें कुछ चीज़ें मिला देते हैं तो आप उसको नहीं पकड़ सकते हैं। उसका एक हॉल मार्क होता है, जिसको ISI मार्क कहते हैं। तो ग्राहक को इस धोखे से क्या कहता है कि ग्राहक को इस धोखे से बचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्ण आभूषण के लिए हॉलमार्क नामक विशेष मानक चिन्ह जारी किया है, जिससे सोने की शुद्धता सुनिश्चित होती है और बताया जाता है कि किसी स्वर्ण आभूषण में सोने की मात्रा कितनी है, उसमें बताया था। देखिए आप लोग जो होम साइंस रखते हैं तो इन चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं अक्सर ये नहीं जानते हैं कि कौन सा सोना 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है और उसका पहचान क्या है। तो आप लोग सुनते हैं कि 24 कैरेट का जो सोना होता है ना, 24 कैरेट का वो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है। क्या होता है वो? शुद्ध होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, एक ISI का मात्रा होता है, मार्क का होता है, जिसको हॉल मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इस हॉल मार्क कहते हैं। उसके बाद एक निशान होता है, उसमें आप बहुत सारे सामानों में दिया रहता है, वो चमकता है। जैसे भारतीय वन का बुक खरीदेगा, उसके ऊपर में हेलोग्राम रहता है, तो उसका उस हेलोग्राम के अंदर में उसका नाम लिखा रहता है, भारतीय वन बुक। तो इसी तरीके से यहाँ क्या रहता है कि शुद्ध सोना के बारे में हम कैसे जानकारी हासिल करेंगे, तो ये आप लोग यहाँ समझ लीजिए। कहते हैं कि जब हम स्वर्ण आभूषण खरीदने जाते हैं तो हम सोने की शुद्धता सिर्फ आँखों से देखकर नहीं आँक सकते हैं। ग्राहक को इसी धोखे से बचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने संपूर्ण आभूषण के लिए हॉलमार्क नामक विशेष मानक चिन्ह जारी किया है, जिससे सोने की शुद्धता सुनिश्चित होती है और बताया जाता है कि किसी स्वर्ण आभूषण में सोने की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों हम यहाँ आपको ये 10 सेट का कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हम नया सेट लेके रख के आएंगे आप लोगों के लिए। अब तक इस चैनल में जो भी नए हैं वो हमारे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।